हम एक हुजूम की हैसियत इख्तियार कर गया है ये मुल्क, जिसपे जो इक़्तिदार में है, जिसके हाथ में लाठी है, वो अपनी मर्जी से काम किए चले जा रहे हैं। जितना अभी टेक्नोलॉजी कंप्रेस हो गई है, प्रिसाइज हो गई है, उसकी वजह से एक एक वक्त में हजारों लाखों टेलीफोन टैप किए जा सकते हैं। इम्कान यही है कि मामूल से ज्यादा बारिशें हैं आज 6 अप्रैल 15 तक या 14 तक या 15 तक, तो इस दौरान में ना ही जाए तो बेहतर है। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं मक्का के गवर्नर से नेगोशिएट करता हूँ कि हम इस मसले से कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते। हुसैन इब्ने अली उनके लिए वो लाइट हाउस बने कि नेल्सन मंडेला वो 27 से 29 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को काट गए। कूफा ने लेटर्स लिख दिए और इमाम हुसैन को पुश किया कि आप तशरीफ लाएं। अगर गैर जरूरी इंफॉर्मेशन हमारे इस प्याले में या इस जार में आना शुरू हो जाए तो जो असल अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो स्पिल ओवर हो सकती है ना। कभी हम कामयाबी की 3 असूल देख रहे होते हैं, तो कभी हम डिप्रेशन से बचने के तरीके और कभी किचन पकाने की तरकीबें। नींद अच्छी करें और क्वालिटी ऑफ नींद अच्छी होनी चाहिए। You should have about बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक अच्छी खबर है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो ये कि सुनो पाकिस्तान के 400 एपिसोड्स आज मुकम्मल हो चुके हैं और हम दुआ गो हैं कि ये 400 एपिसोड्स जो हैं ये आपके लिए बेहतरीन हों और आने वाले 400 एपिसोड्स भी आपके लिए एक बेहतरीन फार्मूले के तौर पर काम करें। शहरबानो ये हमारा 400वां एपिसोड है। 400 एपिसोड आज हम कर रहे हैं। 4 सेंचुरियां सुनो पाकिस्तान ने माशाल्लाह से कंप्लीट करती हैं और उम्मीद यही है कि जी ये सफ़र इसी तरह से जारी और सारी रहेगा और हम लोग आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा जो भी सियासी मंजरनामे में तब्दीलियाँ, बैन अल-अक़वामी मंजरनामे में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं वो अपने एक्सपर्ट्स के हमरा आपके साथ शेयर करते रहें जी। तो अच्छी खबर चूँकि हमने आपको बताई है, एक और अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं, वो यही कि हंसना मुस्कुराना कितना ज़रूरी है, मूड को खुशगवार बनाना कितना ज़रूरी है। ये अमल इंसानी सेहत को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है जी। इसी हवाले से जापान का एक इलाका है जिसका नाम यामागाता अब जाता है जी और इसमें एक अनोखा और दिलचस्प कानून नाफिज किया गया है। नाम सुन के हंसी आ गई उन्होंने नाम इस तरह का रखा है कि आप लोग नाम सुनते ही हंसना मुस्कुराना शुरू कर दें। बड़ा जबरदस्त और अनोखा कानून यहाँ पर बनाया गया। जी जी, वो क्या है? कानून यहाँ पर ये बनाया गया है जी कि जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए दिन में कम अज कम एक बार हंसना लाजमी है जी। और आज तो प्रोग्राम के आगाज में साथ ही हमने तो फिर कानून के मुताबिक आप मेरे ख्याल से ये वाला कानून पाकिस्तान में भी नाफिज होना चाहिए हर सूरत, ताकि जो लोग परेशान हैं, गम में हैं, किसी भी वो 1 घंटे में कोई 1-2 5 से 7 मिनट के इन 5-7 मिनट आपने बस हंसना है। अगर आप हंसेंगे नहीं तो आपको फ़ाइन होगा। तो आप देख सकते हैं विजुअल्स भी वो हंसी जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो लोग हंस रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर ये कानून है। तो फिर भी बात वही आ जाती है अजीम, दिल से हंसना और होता है, ऊपर से हंसना और होता है, फेक हंसी, लेकिन फिर भी हंसने की कोशिश करना। कोई ना कोई बात ऐसी होती ही है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें तो आपको हंसी आ ही जाती है, क्योंकि मायूसी या हम लोग जब सैड होते हैं तो वो भी ऑब्वियसली किसी रीज़न की वजह से होते हैं। अगर हम उस पर गौर करने की बजाय और कितनी रीजंस हमारे पास हो सकती हैं कि जिनसे हमारा मूड अच्छा हो सकता है या जिस पे हम फोकस करके अपना मूड खुशगवार कर सकते हैं, तो उसको अगर हम सोचें या फिर हम लोग कोई ना कोई कंपनी ऐसी ज़रूर रखें, कोई दोस्त यार ऐसे रखें या घर में कोई माहौल ऐसा रखें कि जहाँ पर आप कम से कम दिन में एक दफ़ा सब इकट्ठे होकर बैठें और वहाँ पर हंसें किसी बात और हुक्मरानों को चाहिए कि वो कोई ऐसे मौके हमारे लिए आवाम के लिए लेकर आएँ कि वो रोने के बजाय आवाम हंसे, क्योंकि महंगाई तो हो रही है, थोड़ा सा हंसना भी जरूरी है। तो आगे एक और खबर शहरबानो, इसी रिसर्च में जो बताया गया ना वो ये भी बताया गया कि हंसने से सिर्फ आपकी सेहत अच्छी नहीं होती, अच्छा, बल्कि आपकी जो है उम्र दराज होती है। और उन्होंने बोला कि जो लोग सैड रहते हैं उनके कंपैरिजन में जो लोग दिन में कम से कम एक दफ़ा हंसते हैं वो लंबी उम्र जीते हैं। अच्छा, मुझे बड़ी खूबसूरत बात एक याद आई कि देखिए हमारा दीन जो है वो हमें मुस्कुराने का हुक्म देता है कि अगर आप किसी शख्स की तरफ देखें, उसको मुस्कुरा कर देखें और मुस्कुराते रहें, हंस भी लें, तो देखिए दीन को फॉलो करें, इन चीज़ों में तो बहुत आगे निकलेंगे। इन चीज़ों में क्या, तमाम चीज़ों में ही हमें करना चाहिए, लेकिन चूंकि हमसे नहीं हो पाता, लेकिन जिसमें कर सकते हैं उसमें करना चाहिए। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इंसान को मरीख पर बसाने के लिए कोशिशें हम देख रहे हैं कई सालों से जारी हैं, ताहम अब मरीख पर इंसानों की दुनिया बसाने की तैयारियां कर ली गई हैं। इस हवाले से एक बड़ी और कामयाब पेशरफ्त सामने आई है। गुज़श्ता साल अमरीकी खलाई इदारे नासा ने मरीख जैसे माहौल पर मबनी एक 3D प्रिंटेड जगह उन्होंने बनाई और उस माहौल में 4 अफराद को छोड़ दिया, जहां वो 1 साल तक रहे। 1 साल गुजारने के बाद कामयाबी के साथ हकीकी दुनिया में वापस आ गए। इस तजुर्बे का मकसद ये जानना था
कि मरीख पर तवील दौरानिये के मिशन से इंसानी जिस्म और जहन पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके बाद मरीख पर इंसानों को बसाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। अमेरिका और चीन ने 2030 में मरीख पर इंसानों को भेजने की प्लानिंग तेज़ कर दी है और इंसान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। अब मरीख तक रसाई हासिल हो गई, अल्लाह खैर ही करे, दूसरे सियारों तक ना हम पहुंच जाएं। बस वहाँ पर भी बहुत वार्म होल मिलने की देर है। जहाँ मतलब आप जाएंगे शहर बानो और वहाँ पर भी रियल एस्टेट का काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। कितने प्लॉट्स और ये वो आपको दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा कोई इन्वायरमेंट जल्दी हमें देखने में मिलेगा। तो बहरहाल जी ये मामला है मरीख से मुतल्लिक, और वैसे आजकल सियासी हालात जिस तरह से, महंगाई जिस तरह से हो रही है, मुझे लग रहा है कि मरीख पे ही जाना पड़ेगा सबको। तो जी सियासी हालात का जिक्र करें, बिजली के जो भारी बिल हैं उस पर एक सख्त अवामी रद्दअमल आया और नतीजा ये निकला कि जी हुकूमत ने 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है और बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया और बताया कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर में 50 अरब रुपए की रियायत देंगे। इससे 2.5 करोड़ सार्फिन यानी कि 94% सार्फिन को 4 से 7 रुपए तक फी यूनिट फ़ायदा होगा और ये 50 अरब रुपए तरक्याती फंड से निकाले जाएंगे। उधर पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 45 लाख सार्फिन को सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा आपको ये बताएं तो अदालती महाज पर भी एक बड़ी पेशरफ्त है और वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर अब फैसला महफूज कर लिया है। तवील समाते हुए साथ और जवाब कल जमा कराया गया, जिसके बाद अब ये फैसला महफूज कर लिया गया है। कब सुनाया जाएगा कोई अभी कंफर्म डेट नहीं बताई गई। तो अब जब ये फैसला सामने आएगा उसके असरात क्या होंगे, उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगी, और वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया क्या वाकई गरीबों को रिलीफ मिलेगा। और साथ साथ एक और बड़ा डिसीजन जो कल हुकूमत की जानिब से किया गया उस पर भी बात करते हैं कि जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो किसी भी शहरी को उनकी कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले जो बड़े डिसीजन की बात अजीम कर रहे थे, मैं वही सवाल आपसे पूछूंगी कि हुकूमत ने कौमी सलामती के पेश नज़र खुफिया इदारों को फ़ोन टेप करने का, रिकॉर्ड करने का इख्तियार दे दिया है, मगर अपोजिशन की जानिब से इसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस सारे फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये तो कोई नई बात नहीं है, फोन तो हमारे आपके सबके, लेकिन अब तो खुली इजाज़त मिल गई है ना जी। तो अब हुकूमत ने इसको बाकायदा इजाज़त दे दी है और हालांकि हुकूमत ये काम करने की मजाज नहीं है। इस नौयत के काम चूँकि कौमी सलामती से मुताल्लिक होते हैं, उसके लिए कानून साज़ी बड़ी ज़रूरी होती है, पार्लियामान के अंदर इत्तेफाक राय ज़रूरी होता है। उसके बगैर ही इन्होंने वही काम कर दिया जो इन्होंने TDM-1 की हुकूमत के आखिरी एक हफ्ते में किया था कि धड़ाधड़ बिल पास किए थे। उसमें उन्होंने आर्मी एक्ट कर दी थी और बहुत से ऐसे कवानीन थे जिसमें उन्होंने अपने हाथ से तमाम इख्तियारात जो थे वो हमारे फौजी इदारों को दे दिए। भी कुछ ऐसे ही लगता है कि जो वो कहते जा रहे हैं आप उसको बाकायदा एक हुकूमती कवर, मैं लीगल कवर उसको नहीं कहूँगा, एक हुकूमती कवर है, क्योंकि लीगल कवर उस वक्त होता है जब उसके हवाले से बाकायदा कानून साजी हो जाए। तो उसमें मेरा ख्याल है 2 साल से तो ये सिलसिला बड़े शद्दोमत के साथ जारी है। अब पाकिस्तान की तारीख में TDM-1 और TDM-2 हुकूमतें इस हवाले से ज़रूर बड़े सुनहरी रूप में उनका नाम लिखा जाएगा कि उन्होंने अपने हाथ से वो सियासी आज़ादियाँ, जमहूरी आज़ादियाँ जो हासिल की गई तवील जदोजहद के बाद, वो एक एक करके ये खुद ही उससे दस्तबरदार होते चले गए। इम्तियाज़ गुल साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे इसी बिल के हवाले से तो वो ये फरमा रहे थे कि बरतानिया में भी ऐसे होता है, लेकिन बरतानिया के जिस कानून का वो हवाला दे रहे थे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेना जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए ज़रूरी है, उसके बाद जाकर ये इजाज़त मिलती है, तो किसी भी शहरी की कॉल इंटरसेप्ट होती है। अब दूसरा ये कि सर लीडर ऑफ द अपोजिशन का बयान भी सामने है, वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत डम्प डिसीजंस कर रही है और ये वो काम कर रही है जो इन्हीं के गले पड़ेंगे। तो देखिए, पहली तो बात है, आपने आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बात की है, वो जब बरतानिया का हवाला देते हैं तो बरतानिया में बार एसोसिएशंस को रिश्वतें भी नहीं दी जाती। इन्होंने मिल के अभी हाल ही में 2-3 अरब रुपए की ग्रांट्स मुख्तलिफ पंजाब की बार एसोसिएशन में तकसीम की हैं। तो क्या इस तरह का कोई काम आपने कभी सुना है बरतानिया में हुआ है? तो बरतानिया की मिसालें ना दिया करें, पहले आप अपना कॉन्डक्ट जो है वो बरतानिया के जो अक़दार हैं उसके मुताबिक बनाएं, फिर बात करें। यहाँ तो मुझे लगता है कि एक बिल्कुल हम एक हुजूम की हैसियत इख्तियार कर गया है ये मुल्क
जिसमें जो इक़्तिदार में है, जिसके हाथ में लाठी है, वो अपनी मर्जी से काम किए चले जा रहे हैं और उसके लिए वो जवाब भी घड़ते रहते हैं। हालांकि जो मर्जी ये कह लें, इन्होंने अपने हाथ से ये मुसलसल जमहूरी आज़ादियों से दस्तबरदार होते चले जा रहे हैं। इम्तियाज़ कुल साहब, अब किसी भी शहरी की कॉल जो है वो टैप हो सकती है, कोई भी अब पर्सनल बात नहीं कर सकता। अब तो हर कोई परेशान रहेगा, पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ, कौन सुन रहा है बैठकर। पहले तो था कि शायद ऐसा है। नहीं, देखिए अब तो बहुत सारे काम हो रहे थे, आपको शायद इल्म नहीं होगा, हम इतने भोले, क्योंकि जितना अभी टेक्नोलॉजी कंप्रेस हो गई है, प्रिसाइज हो गई है, उसकी वजह से एक वक्त में हज़ारों लाखों टेलीफोन टैप किए जा सकते हैं। तो जहाँ पे भी ज़रा सा शक आता है वो हो जाता है। ये बाकायदा इजाज़त, ये एक ढकोसला सा है, और उन्होंने अपने लिए एक और नेगेटिव पॉइंट जो है वो हासिल किया है ये काम करके। उसमें बाहर भी तशवीश की बात है कि अब बाकायदा हुकूमती कवर में इम्तियाज़ कुल साहब, वैसे इस नुक्ते का दिफा खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से भी किया जाता रहा, जब वो कहते थे कि ये कॉल्स इंटरसेप्ट करना तो बहुत अच्छी बात है, मेरी खुद कॉल बतौर वज़ीर-ए-आज़म इंटरसेप्ट होती हैं और होनी भी चाहिए। उन्होंने मेरा ख्याल ये नहीं कहा था कि ये बहुत अच्छी बात है, हमें गलत अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए। जो मुझे याद है उन्होंने ये कहा था कि ये काम दुनिया भर में होता है, इंटरनेट का काम बुनियादी है ही यही। थोड़ा सा उन्होंने उसको करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा होता है। उसमें उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में, एक बाकायदा कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, और उसका मतलब ये था कि मैं जितनी मर्जी शिकायत कर लूँ तो ये नहीं, यहाँ पे तो इस मुल्क में तो ये हाल है कि वज़ीर आज़म की हैसियत कुछ नहीं है, वो बिल्कुल बाकी निज़ाम के एक ताबे के तौर पे काम करता है। उनसे जो जूनियर लोग हैं वो उनसे ज़्यादा ताकतवर हैसियत के मालिक हैं। तो लिहाजा इस मुल्क में तो अब ये बात बिल्कुल सानवी होकर रह गई है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को या फौज को या आर्मी एक्ट के तहत कोई खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। उनके पास इख्तियार था, अभी भी है, और इंशाअल्लाह अगर जनाब शहबाज शरीफ रहे तो इन इख्तियारात में मुसलसल इजाफा होता चला जाएगा। सही। अब बात कर लेते हैं इम्तियाज़ साहब, बदतरीन महंगाई की। तो हुकूमत और उसके इत्तेहादी जो हैं वो अपने इंतखाबी दावों और वादों से हमें फिरते हुए नजर आ रहे हैं। नून लीग के बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने भी अपने ऐलानात पर यू टर्न ले लिया है। अब ये सियासी जमातें अपने इंतखाबी वादों से पीछे क्यों हट जाती हैं? उस वक्त तो बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आई थिंक ये हमारे जो लीडर हैं अब ये अवाम को बहुत बेवकूफ़ समझते हैं, चाहे वो बिलावल हैं, चाहे आसिफ जरदारी। लेकिन अवाम नहीं रहे बेवकूफ़। वो बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन बेबस जरूर है। इसलिए कि अगर इन जो मैंने नाम लिए इनकी बातों पे अगर यकीन कर लेता है तो फिर तो पाकिस्तान को इतने बुरे हालत में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो वक्त के साथ साथ अपनी पोजीशंस बदलते हैं और अपने मफादात की खातिर जो बुनियादी जमहूरी उसूल हैं, आईनी उसूल तकाजे हैं, उसको भी बालाए ताक रख देते हैं। और चाहे वो इन सब ने ये काम किया है, बड़े अच्छे माशाल्लाह हुकूमत में हैं। 2 गवर्नर्स भी इनके हैं, सदर साहब भी बैठ गए हैं ऐवान सदर में। जरदारी साहब खुद ये वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल साहब, तो उन्होंने 80-90 मुल्कों पे दौरे कर लिए, जैसे कि बस दुनिया में कोई बहरान है और इनके जाए बगैर वो बहरान हल नहीं हो सकता। तो मैं बस इसी बात कर रहा हूँ कि हमारी जो हुक्मरान तबका है, बहुत कम लोग हैं, चंद हज़ार होंगे जो असल हमारे सियासी हुक्मरान हैं, उनके साथ फिर दूसरे गैर सियासी लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो इन अपनी मर्जी के मुताबिक मसलहत के तहत ही अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं। इनको ये एहसास नहीं है कि अवाम की अक्सरियत अब ये वादों पे बहानों पे नहीं चलती है। मैं अब हाल ही में चीन गया था तो मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ पे आज भी हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो बहस से नहीं निकल रहे हैं। ये अभी भी उन्हीं की बात, उनकी शहादत की बात करते हैं, फांसी की बात करते हैं। चीन में मैं कितनी मरतबा जा चुका हूँ, 2008 से आता जाता हूँ, आज तक मैंने गुफ्तगू में कभी देंग जियाओपिंग का या चेयरमैन माओ ज़ेडुंग का जिक्र नहीं सुना। उनके अक़वाल जरूर करते हैं, उनके जो कुछ उन्होंने कहा, जो रहनुमाई थी, वो ज़रूर आपको नज़र आती है इन लोगों के काम में, उनकी तहरीरों में। लेकिन कोई भी चेयरमैन माओ या देंग जियाओपिंग का नाम लेके
उससे कुछ सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आज और आने वाले कल के लिए वो काम लेकिन इम्तियाज गुल साहब, क्या ये इस वजह से भी हो सकता है कि दोनों ममालिक के पॉलिटिकल सिस्टम्स ही अलग अलग हैं? वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है। जी बिल्कुल, सिस्टम बिल्कुल अलग है, आपने सही कहा, अच्छी बात है, लेकिन वो बेईमान नहीं। उनके किसी 3 लीडर मैंने नाम लिए, चेयरमैन माओ, देंग जियाओपिंग और मौजूदा सदर जो हैं, इनके नाम पे इनके खिलाफ किसी एक ढेले की करप्शन का, इनके नाम दुबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में जायदाद, असासे, खुद बिलावल भुट्टो ने अपने जो पैसे हैं सही वो 4 कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो मैं आपको लेकिन इम्तियाज गुल साहब, फिर उन्हें ये इजाज़त भी तो मिल जाती है जब यही सियासी लीडरान कहते हैं कि हमारे तमाम एसेट्स, हमारे तमाम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे जो फॉरेन एसेट्स हैं जो थ्रू लीगल मींस बनाए गए हैं वो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड हैं। आपको भी मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेयर करते हैं उनकी हैसियत क्या है, कितना डिक्लेयर करते हैं। दुनिया भर में उन्होंने जो असासे बनाए हुए हैं उसके बारे में तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई मालूमात है। अगर मालूमात आ भी जाती हैं तो उसका हशर क्या होता है? यानी किसी मुल्क का वजीर पैदावार वो था, वजीर तवानाई ख्वाजा आसिफ साहब, वो 16,000 रियाल तनख्वाह लेते थे दुबई की कंपनी से, जबकि वो यहाँ पे वजीर थे। जी जी बिल्कुल। इस तरह के काम आपको चीन जैसे मुल्क में नहीं मिलेंगे। वैसे इम्तियाज गुल साहब, अब इलेक्शन कमीशन तो एक आज़ाद इदारा है और एक मजबूत इदारा है और रिसेंटली मजीद पावर भी हुआ। अभी जब एक बिल पर दस्तखत भी हो गए हैं सदर पाकिस्तान के भी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की भी जो इजाज़त है उन्हें नहीं लेनी पड़ेगी बल्कि इलेक्शन कमीशन खुद बना सकता है। वो तो मेरे ख्याल शुरू में हमने ये बात कर दी कि निज़ाम ऐसा हो गया है कि जिसमें आप दाएं बाएं देख लें, सीधा देख लें, आपको एक तबका नज़र आता है जो अपनी सहूलत के हिसाब से। इम्तियाज साहब, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि सख्त फैसले करने पड़ेंगे मजीद, नहीं तो हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये सख्त फैसले वो हुक्मरानों के लिए, अशराफिया के लिए नहीं करते, अवाम के लिए करते हैं। ये सख्त फैसले सिर्फ अवाम के लिए हैं, अपने लिए नहीं है। देखें, अभी मेरे ख्याल आप ही बात कर रही थी कि जो 45 लाख कंज्यूमर्स को सोलर प्लांट देने का ऐलान किया पंजाब हुकूमत ने। जी मुल्क इस वक्त जिस हालत को इसी नौयत की पॉलिसियों की वजह से, इसलिए कि ये बिला सोचे समझे हमारे हुक्मरान इस किस्म के ऐलानात कर देते हैं, स्कीमें शुरू कर देते हैं। पहले ही जो प्राइवेट बिजली घर हैं उनके जो गर्दिशी कर्जा है वो पाकिस्तान के गले का, मईशत के गले का तौक बन गया है। अब ये जब अगर आप सोलर प्लांट से या सोलर पावर देंगे इन लोगों को, तो इसका मतलब है कि आप ग्रिड से मजीद लोगों को हटा देंगे और इसका मतलब ये होगा कि जो वो कंपनियां जो कि इस वक्त थोड़ी बहुत बिजली पैदा करके दे रही हैं वो भी बिल्कुल फारिग होकर बैठ जाएंगी। और इसका ये मतलब है कि जो कैपेसिटी पेमेंट का लाजमी जो चार्जेस होते हैं हुकूमत पाकिस्तान को इन्हें कंपनियों को देने होते, उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। तो इन लोगों की समझ पता नहीं है नहीं, लेकिन ये सोचते तवील मायाद नहीं है। अपने ये सोच रहे कि किस तरह अगले अगर इलेक्शन हो गए तो उसमें देंगे, तो अब मालूम नहीं इनको कब अकल आएगी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक तरफ बिजली का शदीद बहरान है अदायगियों का, दूसरी तरफ ये उसी बहरान में मजीद शिद्दत पैदा करेंगे अगर आप सोलर पावर लोगों को देना शुरू कर दें, मुफ्त कर्जे देना शुरू कर दें। पूरा मुल्क वैसे ही कर्जे पे चल रहा है। हमारी आमदनी 9,000 अरब है और इस दफ़ा का बजट जो है वो 18,000 अरब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इम्तियाज गुल साहब। अभी हुकूमत का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? अभी मफरूज़ों पे बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ा अहम केस जिसका फैसला महफूज हुआ है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक। आपको क्या लगता है कि किस तरह का फैसला आ सकता है और उसके क्या सियासी असरात हो सकते हैं? देखिए, ज़्यादा मैं इसमें बात नहीं जाऊँगा, लेकिन इस मुल्क का मुस्तकबिल रावलपिंडी के हाथ में है। रावलपिंडी के लोगों ने वहाँ के जो करता धरता है, अगर ये एहसास कर लिया कि ये आप जरदारी साहब जो कहते हैं रावलपिंडी के बाबुओं, या आप बाबुओं की तरफ इशारा कर रहे हैं? रावलपिंडी का मेरा ख्याल है इस्तिहारा सबको पता है। GHQ की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो अगर उनको एहसास हो गया कि पाकिस्तान वाकई बहरान में है तो फिर हालात बदल सकते हैं। ये इद्दत का केस और ये तोशा खाना का केस और ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन, इन बेचारों की हैसियत क्या है? तो
असल में सूरत हाल में तब्दीली वहाँ पे ज़रूरी है जिसके बाद फिर पाकिस्तान की कोई सिमत मुतय्यन हो सकती है। बड़े मुश्किल हालात और इस अमर का एहसास करना चाहिए। बतौर पाकिस्तानी मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब मैं मुल्क से बाहर जाके लोगों से बातचीत करता हूँ। उनकी चीन में मुझे तो ये भी सुनने को मिला कि क्या पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है, तो वो बड़ा ही मुझे दुख हुआ ये बात सुन के। चीनी जो स्कॉलर्स हैं उनकी ज़बान से। सर हमारा IMF बेल आउट पैकेज मंजूर हो चुका है सर। हम लोग अभी जो है फिलहाल इकोनॉमी क्रैश होने से बच गई है, तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। हर दफ़ा यही होता है। जी कहा तो यही जा रहे जी। इम्तियाज़ गुल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और जितनी भी सियासी मंजरनामे में जो तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं उस हवाले से अपना तज्जिया पेश किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशें तो नहीं हुई, सीजन आ चुका है और बारिशों का आज से एक नया स्पेल शुरू होने लगा है। कराची में तूफानी बारिश हुई है जिससे नशेबी इलाके भी पानी से भर चुके हैं। कराची की आवाम दुआ कर रही थी कि पिछला जो स्पेल है वो गुजर गया, बारिश नहीं हुई, लेकिन चले अब तो बारिश हो गई। अब बारिश के बाद दुआ ये करनी होती है कराची वालों ने कि पानी जो है वो किसी तरीके से गुजर जाए और हादसात जो होते हैं उनसे बचा जा सके। इतलात ये भी आ रही हैं कि बारिशों से निपटने के लिए शहर कायद में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आसमान पर बादलों का राज है। बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। PTMA की जानिब से भी पंजाब भर में आज से 15 जुलाई तक मानसून की बारिशें होंगी और तेज़ हवाएं भी साथ चलेंगी। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने। सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज से मानसून का नया स्पेल शुरू हो गया है, ये स्पेल कब तक जारी रहेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए अगले 3 से 4 दिन तक, एटलीस्ट 4 दिन तक ये जारी रहेगा। कुछ एरियाज़ में तो आज से और कुछ एरियाज़ में जो ज़्यादा अच्छी बारिश है वो कल से इम्कान है। उसमें ज़्यादातर पंजाब और KP के ही ज़्यादा इलाके हैं। सिंध में और कराची में जैसे आपने बताया कि कल अच्छा स्पेल हुआ कराची में और इसी तरह से उधर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी, तो यहाँ से तो तकरीबन ये अब ख़त्म होने के करीब है। लेकिन उधर पंजाब में और ख़ासकर सेंट्रल नॉर्थ पंजाब और इसी तरह से KP के तमाम इलाके और कश्मीर, उन तमाम एरियाज़ में मतलब अगले 4 से 5 दिन का स्पेल है ये। और इसमें इस दौरान ख़ासकर KP के चंद एक इलाकों में और इसी तरह से नॉर्थ पंजाब जो इस्लामाबाद हो गया, नीचे लाहौर, रावलपिंडी, इन तमाम एरियाज़ में तेज़ मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। ठीक है सरफराज साहब, NDMA ने कराची समेत सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। कराची और सिंध के दीगर इलाकों में मजीद कितनी बारिश हो सकती है? देखिए मैंने कहा ना ये स्पेल तो गुजर गया। ये पिछले 2 दिन जो बारिश हुई है कराची में, परसों तो हल्की सी हुई थी चंद एक जगहों पर और कल बेशतर जगहों पर हुई अच्छी तेज़ बारिश हुई। उसमें 2-3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ एक जगह पर सुरजानी टाउन में 60 मिलीमीटर के करीब और दूसरी जगहों पर 40-30 इस तरह से ये हुई है। और बाकी तो नॉर्मली हुई है, मतलब मॉडरेट टू हैवी स्पेल। और हैवी स्पेल जो है ना वो एट फ्यू प्लेसेस 3 जगहों पर हुआ है, बाकी जगहों पर तो कराची में नॉर्मल बारिश हुई है। तो ज़ाहिर है नशेबी इलाके जहाँ 60 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर बारिश 1-2 घंटे में पड़ जाए तो नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बड़े पैमाने पर अर्बन फ्लडिंग इस स्पेल के नतीजे में नहीं हुई। अब अगले जो चंद दिन हैं कराची में और सिंध पूरे में ही वो इतना कोई ख़ास उस तरह का सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है। अगले 5-6 दिन देखिए, फिर 16-17 तारीख के बाद दोबारा एक और स्पेल आएगा तो उसके नतीजे में कितनी तेज़ बारिश होती है। अभी जो स्पेल है कंसंट्रेट रहेगा ज़्यादातर पंजाब में और KP में और कुछ उसका नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान और फिर कश्मीर वगैरह की तरफ। सरदार साहब आने वाले दिनों में इस मानसून की जो बारिशें मुतवक्के हैं वो गुज़िश्ता साल के निस्बत ज़्यादा शदीद होंगी? जी इम्कान यही है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। अभी देखिए अभी भी पूरे पाकिस्तान की एवरेज अगर आप देखें तो वो यानी इन 10 दिनों की एवरेज के मुकाबले में ज़्यादा चल रहा है। कोई 10% 12% मामूल से अब तक ज़्यादा हुई है। जुलाई की इन 10 दिनों की एवरेज जितनी बनती है उससे, तो इस लिहाज से आगे फिर एक स्पेल है, ये 3-4 दिन का अच्छा तेज़ स्पेल है। तो ज़ाहिर है कि एवरेज टुवर्ड्स द मिड ऑफ जुलाई कह लें या 3 हफ्ते तक तकरीबन ऊपर ही जाएगी। और इसी तरह इम्कान यही है कि ये स्पेल इसी तरह से एक के बाद एक आएगा और मामूल से ज़्यादा बारिशें ही मुतवक्की हैं। सरफराज साहब, मानसून की बारिशें जो आने वाली हैं उस दौरान किन किन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा बढ़ जाएगा? उसमें देखिए जो शुमाली इलाका है ना KP के, उसमें गलियात का इलाका है एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में और इसी तरह से दूसरी तरफ कागान, नारायण, कोहिस्तान
और फिर पंजाब साइड में मरी का एरिया हो गया। तो इन जो पहाड़ी इलाके हैं, किसी तरह कश्मीर के इलाके जो वादी नीलम कह लें आप, और बलूचिस्तान के जो ज़ोब डिस्ट्रिक्ट, दूसरा जो बारखान डिस्ट्रिक्ट, और इस तरह के जो पहाड़ी इलाके हैं, ज़ियारत, चमन वगैरह, उन इलाकों में अगर तेज़ स्पेल होता है तो फिर ज़ाहिर है वहाँ लैंडस्लाइडिंग का खदशा रहता है। और अब चूंकि समर वेकेशंस भी हैं तो फिर लोग एहतियात करें, ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में ना ही जाएं इन दिनों में जब बारिशें जो हैं वो तेज़ होंगी, ये मुतवक्के है। सरदार साहब ये बताइएगा, क्योंकि गर्मी भी इस बार रिकॉर्ड पड़ी है और ग्लेशियर्स भी मेल्ट हुए, तो खुदा ना खास्ता कोई सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है? देखिए उसमें अभी ग्लेशियर्स का जो एक अलर्ट होता है ना, ग्लाफ 3-4 दिन पहले ये इशू हुआ था हमारे इस्लामाबाद ऑफिस से, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है, यानी ग्लेशियर एक टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से फट जाए अगर, तो मकामी तो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल वगैरह की तरफ वो ग्लाफ इवेंट आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उनके ऊपर, कैचमेंट एरियाज़ के ऊपर अगर बहुत हैवी स्पेल हो जाए और मीन वाइल उसी के साथ साथ ग्लेशियर्स में भी पानी उनके पिघलने की वजह से दरियाओं में ज़्यादा बहाव आ जाए तो फिर सैलाबी हो सकती है। तो सरफराज साहब, सयाहों को आप क्या मशवरा देंगे कि ये आने वाले दिनों में वो रुख करें नॉर्दर्न एरियाज़ का या नहीं? देखिए ये जो आप जैसे हम जिक्र कर रहे थे ना कि आज से स्पेल 15 तक या 14 तक या 15 तक, तो इस दौरान में ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि शुमाली इलाकों में खासा तेज स्पेल है इस दौरान में, यानी 11 से लेकर, तो उसके बाद फिर उसमें कुछ कमी आएगी। 11 से 15 तक कह रहे हैं आप? जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और मुल्क भर में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, किन किन इलाकों में जाने से एहतियात करनी है किन दिनों में, इस हवाले से डिटेल्स इन्होंने शेयर की हैं। तो और बाकी तमाम को पता है कि बरसात के मौसम में किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। तारों को आपने नहीं छूना डायरेक्ट, और गीले हाथों से, गीले अगर आपकी बॉडी गीली है या पैर गीले हैं तो आप डायरेक्ट किसी भी बिजली की चीज़ से दूर रहें। प्रोग्राम में अब पाकिस्तानी टैलेंट की बात करेंगे तो पाकिस्तानी किसी भी मैदान में किसी से भी पीछे नहीं है, हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। सऊदी अरब में होने वाली एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानियों ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी मर्तबा एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की है। फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर ने अपनी बेहतरीन महारत का मुजाहरा किया। अपने हम वतन और दिफाई चैंपियन क्यूइस्ट एहसन रमजान को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी और एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद हसनैन अख्तर, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी कामयाबी पे। इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ी, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला वहाँ खेलने का। तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया और फर्स्ट टाइम ही विन किया, तो अल्लाह का फजल था उसी में। हसनैन, ये आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया इस चैंपियनशिप में और पहली दफ़ा ही जीत गया आप? जी, मैं फर्स्ट टाइम ही गया था और मैं यही सोचते हुए गया कि मैं सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बस वो अच्छा एक फील था वहाँ खेलने का, मज़ा भी आया एनवायरनमेंट वगैरह देखकर, तो बहुत मज़ा आया खेलने में और फर्स्ट टाइम विन कर गया। ये बस हसनैन, कितने मुल्कों के प्लेयर वहाँ पर मौजूद थे? ये पूरे एशिया के मिला के सारे आए थे वहाँ ना। और ये आसान था हसनैन, सफ़र आसान था? आपको तो डबल मुबारकबाद देते हैं हम कि आपने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया और पहली दफ़ा ही आप ये चैंपियन बन गए। तो अपने जर्नी के बारे में बताएं कि क्या ज़हन में चल रहा था, कैसे स्टार्ट किया, किस अप्रोच के साथ गए आप? जी, मैं तो यही सोच कर गया था कि वहाँ जाऊँगा, खेलूँगा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो बाकी वहाँ पे जो ज़्यादा टफ मैचेस हुए नहीं मेरे, इतने जो ज़्यादा टफ थे वो एक फाइनल था और एक क्वार्टर फाइनल था। क्वार्टर फाइनल में जिसमें मैं 3 डाउन था, फिर मैं कम बैक किया, 4-3 किया, एक वो टफ था। उसके बाद फाइनल, क्योंकि ऐसा रमजान सीनियर प्लेयर है, उनसे था, तो उनसे खेलते हुए एक वैसे ही थोड़ा प्रेशर था कि पहले डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो उसमें भी, लेकिन मैंने ज़्यादा प्रेशर लिया नहीं, मैं कहा अपने बेस्ट प्ले करूँगा और मैंने किया और विन किया। ज़बरदस्त। हसनैन, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, पाकिस्तान का सरमाया है, हीरो है, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो हमारी सुनो पाकिस्तान की कोशिश होती है कि हमारे जितने भी हीरोज़ हों हम उनको आपके सामने लेके आएँ, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं। अब बात करेंगे एक और अहम शख्सियत की, एक और हीरो की, जो कि अजीम अदबी शख्सियत हैं, जिनके इंतकाल को 18 बरस बीत चुके हैं। सैयद अहमद शाह
जिन्हें दुनिया अहमद नदीम कासमी के नाम से जानती है। उनका शुमार उर्दू अदब के बुलंद पाया अदीबों, शायरों और अफसाना निगारों में होता है। वो 20 नवंबर 1916 में ज़िला खुशाब में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने गाँव में हासिल की और बाद में तालीम का सिलसिला लाहौर में भी जारी रखा। उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1930 की दिहाई में हुआ, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वफ़ात के बाद लिखी उन्होंने एक नज़म, और उस नज़म में उन्होंने जो चीज़ें लिखी और उसका जो नाम था वो था सरे वर्क जी। और वो जल्द ही अपने मुनफरिद उसलूब की बुना पर पहचाने जाने लगे। जी बिल्कुल। और अहमद नदीम कासमी साहब की शायरी में रोमानवियत और हकीकत का इम्तजाज भी नज़र आता है। उनके शेरी मजमूए जैसे दश्ते वफ़ा, धरती और मोहब्बत उर्दू अदब में अहम मकाम रखते हैं। अफसाना निगारी में भी कासमी साहब का कोई सानी नहीं है। उनके अफसानवी मजमूए चिरागां, धुंध और घटाएं ना सिर्फ उर्दू अदब में बल्कि आलमी अदब में भी अपनी जगह बना चुकी हैं। अहमद नदीम कासमी ने अदबी दुनिया में ना सिर्फ बहैसियत शायर और अफसाना निगार बल्कि एक बेहतरीन नक्काद, मदीर और सहाफ़ी की हैसियत से भी अपना लोहा मनवाया। उन्होंने अदब लतीफ़ और फ़नून जैसे मयारी अदबी रसाइल की इदारत की, जिनके ज़रिए उन्होंने नए लिखने वालों की हौसला अफजाई की और उर्दू अदब की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अहमद नदीम कासमी की शख्सियत एक अजीम अदबी सरमाया है और उनकी तहरीरें और शायरी आज भी उर्दू अदब के तलबा और शायकीन के लिए मशअल राह हैं। 10 जुलाई 2006 को उनकी वफ़ात के बाद भी उनका नाम अदब की दुनिया में ज़िंदा है और उनकी अदबी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। एक और बड़ी शख्सियत को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं जी सुनो पाकिस्तान के आज के इस प्लेटफॉर्म से, और शायद ही कोई लाहौर में रहने वाला ऐसा बासी हो जो उनके नाम से वाकिफ़ नहीं है। सर गंगाराम, उनकी भी आज बरसी है। सर गंगाराम का शुमार बड़े सग़ीर के अजीम इंजीनियर्स और समाजी खिदमतगारों में होता है। 13 अप्रैल 1851 को सियालकोट में पैदा होने वाले गंगाराम ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की और फिर सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। गंगाराम ने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ सरकारी महकमे में बतौर असिस्टेंट इंजीनियर किया और जल्द ही अपनी महारत और काबिलियत की बिना पर तरक्की पाते गए। उनकी इंजीनियरिंग की सलाहियतों का बेहतरीन इजहार लाहौर शहर में हुआ, जिसकी गवाही लाहौर की कई अजीमुशान इमारतें देती हैं। और म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसे अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहते हैं, लाहौर का अजायब घर हो जाए। एचईसन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की इमारत और गंगाराम अस्पताल, ऐसी ही चंद मिसालें उनके नाम से मशहूर हैं। गंगाराम ने ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर इलाकों में भी आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने और किसानों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए। सर गंगाराम एक अजीम समाजी खिदमत गुजार भी थे। उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा फलाही कामों में सर्फ किया और उनकी तरफ से कायम किए गए तालीमी इदारे, अस्पताल और दीगर फलाही इदारे आज भी उनकी समाजी खिदमात का मुँह बोलता सबूत हैं। सर गंगाराम की खिदमात के तरफ में उन्हें सर का खिताब दिया गया। 1927 में उनकी वफ़ात हुई, लेकिन उनके काम और खिदमात की बदौलत उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से लोग आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल जी। और सुनो पाकिस्तान अपना जो ट्रिब्यूट देने का ही सिलसिला है हमेशा से जारी सारी रखेगा। हमारी जितनी भी अजीम शख्सियात हैं, ख़्वाह वो ज़माना हाजिर, दौरे हाजिर से उनका ताल्लुक़ हो या फिर हमारे माजी का वो शानदार हिस्सा रहे हों, हम अपने इस प्लेटफॉर्म से ट्रिब्यूट पेश करने का ये सिलसिला जारी रखेंगे। और सर गंगाराम की जब हम बात करते हैं तो एक कमाल किस्म के एक बाकमाल इंजीनियर तो वो थे ही, लेकिन साथ ही साथ शेरवानो बहुत बड़े लेवल पे फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। उन्होंने इंसानी खिदमत के लिए जो काम किए हैं वो भी अपनी अभी अगर हम लाहौर के अस्पताल का ही जिक्र कर लें, सिर्फ जो गंगाराम हॉस्पिटल है उसमें कितने लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर जाकर फ्री इलाज हासिल करते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों को आसानी से। वैसे जो आर्किटेक्चर सर गंगाराम ने बनाया, जो इमारतें उन्होंने डिज़ाइन की वो भी देखने के काबिल हैं। और कहते हैं कि जी माल रोड पे आप एक दफ़ा निकले लाहौर की माल रोड पे, जैसे मैंने बताया कि एचईसन और ये वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की इटसेल्फ जो बिल्डिंग है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और 1864 में आप तो अपने कॉलेज का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकते। करे बिल्कुल। अंधे को चाहिए दो आंखें, ऐसी है हर जगह अजीम ने अपना यूनिवर्सिटी का जिक्र जरूर करना होता है। बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज का नाम आया जी तो फिर हम क्यों ना तारीफ करें जी। बहुत खुश है अपने गवर्नमेंट कॉलेज से माशाल्लाह से, बड़ी बेहतरीन दर्सगाह है जी। और मैं कहता हूँ जी खुशनसीब लोग हैं जो जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो वहां से तालीम हासिल की। लोगों में हमारे पास भी इस वक्त खुशनसीब आदमी और सुनो पाकिस्तान बहुत खुशनसीब है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से। नाजरीन, इंसानी दिमाग कुदरत का एक अजीम शाहकार है। 75% तक पानी पर मुश्तमिल ये इंसानी दिमाग 2.5 पीटाबाइट्स तक की मालूमात महफूज कर सकता है। इसकी मिसाल इस तरह से आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग 30 लाख घंटे की कोई भी फिल्म अपनी मेमोरी में सेव कर सकता है। सुभान अल्लाह।
मगर आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में मल्टीटास्किंग, इसके साथ साथ मोबाइल, इंटरनेट इस्तेमाल करना हमारी याददाश्त को शदीद मुतासर कर रहा है। अब हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपनी याददाश्त पर ज़ोर डालने की बजाय हम नेट इस्तेमाल करते हुए देखते हैं और फ़ौरन से सोचते हैं कि हम क्या सोच रहे थे, नेट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और काम भूल जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं किसी काम पर जाती हूँ, मोबाइल आधा पकड़ लेती हूँ, वो काम वहीं रह जाता है और फ़ोन देखती रहती हूँ। उसके बाद याद आता है, फिर सोचती हूँ मैं यहाँ पे क्या करने आई थी। तो इतनी यंग एज में भी अगर ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे दिमाग को ट्रिगर कर रही है। दिमागी कारकर्दगी शदीद मुतासर हो रही है। हमारे अगले मेहमान जो हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो हमें बताएंगे कि याददाश्त को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, कौन सी वर्जिश ऐसी है, कौन सी ऐसी दिमागी मशकें हैं जो करके हम अपने दिमाग को मज़ीद तेज़ कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं हम। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर खालिद जमील साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैसे हैं आप? प्लेजर, आई एम गुड। डॉक्टर साहब, ये मेमोरी होती क्या है सर, और हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है इसको स्टोर करने के लिए? देखिए, जो हमारी मेमोरी है ना, ये दो किस्म की होती है। एक रिसेंट मेमोरी होती है, सही, जो कि फौरी तौर पे आपने जो सुना, जो आपने देखा, उसको महफूज कर लिया। और एक रिमोट मेमोरी होती है, जो पुरानी मेमोरी होती है। और हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेमोरी स्टोर होती है। और ये जो मेमोरी है ये कंसोलिडेट होती है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ टिप्स मैं देता हूँ कि पढ़ाई से पहले यानी वो क्या तैयारी करें और इम्तिहान के वक्त क्या वो काम करें जिससे कि उनकी मेमोरी बेहतर हो सकती है। नंबर वन ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स होते हैं, अल्लाह ना करे उनको शुगर वूगर तो होती नहीं है। नंबर वन, ब्रेन सबसे ज़्यादा और सिर्फ शुगर इस्तेमाल करता है। So people who take sweets during studies या अपनी तैयारी करते हैं, कैंडीज भी हो सकते हैं, चाहे कैंडीज हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे मीठा दूध हो, चाहे एनीथिंग फिजी ड्रिंक्स के अलावा। तो ये चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे तो द ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग बेटर। नंबर टू, ह्यूमन ब्रेन एट वन टाइम 7 इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। एट द सेम टाइम। सही। तो 7 इंफॉर्मेशन। आप इसीलिए देखें कि दुनिया में जितने भी टेलीफोन नंबर होते हैं वो 7 डिजिट से कम होते हैं। अगर ज्यादा हो तो उनको ब्रेक कर दिया जाता है। जी। इसी तरह गाड़ियों के नंबर भी पूरी दुनिया में 7 डिजिट से कम होते हैं, ज्यादा हो तो उनको ब्रेक कर दिया। सर, पेपर में तो हम इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन याद करके जाते हैं। मैं आ रहा हूँ उस पर भी, फिर भूल जाते हैं। सो दिस इज द सेकंड कि जब आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई करते वक्त आप कोशिश करें कि एट वन टाइम अगर आप नंबरिंग कर लें, जिस तरह कुछ 7 पैराग्राफ्स हैं, 7 इंफॉर्मेशन हैं, 7 चैप्टर्स नहीं, चैप्टर तो बहुत बड़े होते हैं, 7 इंफॉर्मेशन वो रिटेन करना आपके लिए आसान होगा। नंबर 3, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, फिर अगेन स्टूडेंट्स के लिए, तो पढ़ने के बाद जब वो ख़त्म हो जाए तो उसको विदिन 2 मिनट्स यानी तकरीबन 120 सेकंड्स यानी 2 मिनट्स के अंदर एक बर्ड आई व्यू उसको रिपीट कर लें। सही। क्योंकि जब आप कोई नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो ब्रेन के अंदर ना टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है। तो अगर उसको एकदम आप रिपीट कर लेंगे ना तो उसकी मूवमेंट देर तक रहेगी, रेजोनेंस देर तक रहेगी। सही। वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं रह जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, याद रखिएगा कि जो आपकी मेमोरी की कंसोलिडेशन होती है या प्रोसेसिंग होती है, ये रात की नींद में होती है। तो अगर दिन में आपने बहुत कुछ पढ़ा और आपने वो याद रखना है तो यू शुड हैव गुड स्लीप, ताकि दिन की चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी और कंसोलिडेट होती रहेंगी। सही। और नंबर 2, जब आपने पढ़ाई खत्म की, जैसे 1 घंटा आपने पढ़ाई की, तो उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लें। उस ब्रेक के अंदर आप फेस्टिव एक्टिविटीज करें, खुश होने वाली, लाइक यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग और यू कैन ईट समथिंग। तो उसमें आपका जो प्रोसेसिंग है वो होना शुरू हो जाएगी। मतलब लगातार आप बैठ कर पढ़ते ना रहें, इंटरवल में पढ़ें। हमारे यहाँ देखिए, मैं मतलब मिसाल देना तो नहीं चाह रहा, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए आपको देता हूँ। मैं टॉपर रहा हूँ। आई टॉप्ड इन मैट्रिक, आई टॉप्ड इन एफएससी इन द बोर्ड। और मैं कभी जिंदगी में जिस तरह मैं देखा करता था लड़कों को कि वो इम्तिहान पे जाने से पहले किताबें उठा के तो रट्टे मार रहे होते थे। So I used to, switch my books off at night, and the more fresh you are, the better you perform the examination. Definitely.
क्योंकि हमारा तो ये होता है कि एंड तक बस पढ़ते रहेंगे, ये चीज़ आंखों से अच्छा गुजर नहीं। उससे आपकी मेमोरी खराब हो रही होती है। आप कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली तो आपकी जो मेमोरी है वो कंसोलिडेट इस तरह होती है, और आप हमेशा याद रखें कि 40-45 मिनट से ज़्यादा ना पढ़ें एट अ स्ट्रेच। ठीक। ब्रेन आपका नहीं थकता, लेकिन आपकी आंखें, आपका माथा, आपका स्कैल्प, आपकी गर्दन ये थक जाते हैं। सही। और डॉक्टर साहब ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि एट द टाइम एट द मोमेंट आप कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो परसीव कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है या इसका भी कोई साइंटिफिक तरीका है? सर्टनली वेरी करता है, लेकिन मैं एक लॉ आपको बताया, ये एक रूल बताया कि 7 इन्फॉर्मेशन आप। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगेन फॉर स्टूडेंट्स, तो अपनी जो किताब होती है, आपने भी देखा होगा कि हम उसको येलो अंडरलाइन कर देते हैं, या वहाँ पे ना कोई कार्टून बना दें, कोई वहाँ पे निशान बना दें। फिर इम्तिहान में क्या होता है कि आपको वो चीज़ याद ना भी आए तो कार्टून याद, कार्टून के रेफरेंस से याद रहे, कोई ना कोई ऐसी चीज़। एनीथिंग विच इज ऑड। इसकी एक मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आप सड़क पे जा रहे होते हैं डेली, तो कितनी गाड़ियाँ गुजरी होती हैं, तो यू डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ देम। बिल्कुल। लेकिन किसी दिन अल्लाह ना करे किसी गाड़ी का टक्कर हो जाए, और फिर आपको दूसरे दिन पूछा जाए कि यार आप कहोगे अच्छा क्या हुआ था, वो एक, तो उसका कलर भी आपको याद होगा और ये भी आपको याद होगा। हम तो डॉक्टर साहब ये किया करते थे स्टूडेंट लाइफ में, कोई मुश्किल नाम आ जाता था इंग्लिश में, कोई साइंटिस्ट का नाम है, किसी फिलोसफर का नाम है, हम अपना देसी नाम उसको रख के उसके नाम से मिलता जुलता, हाँ, तो उसको वो माइंड में सेव रह जाता था। अजीम राना हाथ में लिख लेते थे, फिर पेपर करते हुए ऐसे देखते। ऐसा बिल्कुल ही आपने अपना तरीका बताया। तो वैसे ये भी स्मार्ट लोगों की निशानी जो इस तरीके से भी कर लेते हैं, हर एक से नहीं होता ये। अच्छा सर, अब होता ये कि जैसे परफॉर्म करना है आपने, और 2 घंटे परफॉर्म करना है या 3 घंटे परफॉर्म करना है, तो उसमें भी ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं, उससे भी आपकी मेमोरी पे असर पड़ता है। एग्जैक्टली। अब जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया, उसके रेफरेंस से थोड़ी सी बात करता हूँ। ये तो था एग्जामिनेशन के लिए। अब होता ये है कि जो हमारी बॉडी है या ब्रेन है, समझ लें उसकी एक कैपेसिटी का प्याला है, जिसके अंदर हर वक्त इंफॉर्मेशन आ रही होती है। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सोच रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब आप सोचें अगर गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन हमारे इस प्याले में या इस जार में आना शुरू हो जाए, तो जो असल अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो स्पिल ओवर हो सकती है ना, ये भर जाएगा। सही। सो व्हाट इज हैपनिंग, जो आजकल यंग लोग आके कहते हैं ना कि मैं डॉक्टर साहब बड़ा भुलक्कड़ हो गया हूँ, मैंने ये चीज़ रखी थी मैं भूल जाता हूँ, उसकी वजह ये है जो आपने कहा कि हम वी आर ट्राइंग टू गेट सो मच इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम। कभी हम कामयाबी की 3 असूल देख रहे होते हैं, तो कभी हम डिप्रेशन से बचने के तरीके, और कभी किचन पकाने के तरकीबें। तो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस यू नो वो आ रही हैं, जो हमारी काम की इंफॉर्मेशन होती है वो जा रही है। तो आई थिंक इसको इम्प्रूव करने का तरीका जो है ना, वो यानी पूरी, मतलब ये भी असरअंदाज होता है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा, मेमोरी लॉस। इससे आपका मेमोरी कैपेसिटी कम हो जाती है। ये उसी तरह है ना कि जिस तरह आपका मोबाइल है, उसके अंदर अगर आप फजूल किस्म की बहुत सी वीडियोज़ डाल दें, अपलोड कर दें उसके अंदर, तो उसकी जो क्या कहते हैं कैपेसिटी कम हो जाएगी ना। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है फिर अपनी कॉन्शियस थॉट्स को कंट्रोल कर लेना, ये तो बड़ी महारत का काम है। उसका एक तरीका तो बड़ा आसान है कि मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, फिर कुछ चीज़ें जो आपकी सेहत को बेहतर करती हैं उन पे आप तवज्जो दें। डॉक्टर साहब, लेकिन पहले ज़माने में लोग पूरा अखबार छान देते थे, वो भी तो इन्फॉर्मेशन लेते थे। हम मोबाइल की सूरत में लेते हैं, हम अखबार की सूरत में लेते थे, लेकिन उनको ये मसाइल नहीं थे। हमें ये मसाइल क्यों है ज़्यादा? देखिए, अखबार, किताबें पढ़ते थे। नहीं, किताबें तो अभी भी पढ़ें आप, सब कुछ करें। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मोबाइल ये काम कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग शुरू कर दी है। दैट्स पुटिंग इन मोर इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ब्रेन्स। तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में हम कंपटीशन में आ गए हैं, हम इतने कंपेटिटिव नहीं हुआ करते। जेलसी आ गई है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ गए हैं। वी आर बिजी ऑल द टाइम, यू नो, वी आर अप टू डूइंग समथिंग ऑल द टाइम। आप देखें सादे ज़मानों में, अभी भी आप गाँव में चले जाएंगे, जो सादे गाँव होते हैं, तो पूरा दिन गुजरता ही नहीं है, वक्त रुक जाता है, ठहर जाता है, समझ में नहीं आता। और डॉक्टर साहब ये कहना तो आजकल बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, ये तस्लीम कर लेना कि जी फलां चीज़ मुझे वाकई नहीं पता। हम लोग हर वक्त रेलिवेंट होने की इतनी दौड़ में लग गए हैं कि हमें सब पता है। हाँ, अच्छा, एक और पॉइंट आपका बड़ा अच्छा था, आपने कहा कि जी कोई चीज़ हमें सोचना नहीं पड़ता तो फ़ौरन हम गूगल कर लेते हैं। अच्छा, होता ये है कि जब बार बार आप सोचेंगे ना तो वो मेमोरी आपकी पक्की होगी।
अब आपने सोचना ही नहीं। अब तो ये आलम है कि स्पेलिंग भूलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप मोबाइल आपको ऑटो करेक्शन करना चाहिए, आप दिमाग ही नहीं लगाते, आप पहले 2 लफ्ज लिखते हैं, आगे आ जाता है, उसको क्लिक कर देते हैं। आई थिंक ऑन द होल देखा जाए तो 3 चीज़ों का ख्याल रखें। नींद अच्छी करें, और क्वालिटी ऑफ नींद अच्छी होनी चाहिए। यू शुड हैव अबाउट 8 आवर्स स्लीप एंड अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। इससे आपकी 3 चीज़ें होती हैं, प्रोसेसिंग भी हो जाती है मेमोरी की, आपका ग्रोथ हार्मोन भी निकलता है, आपके स्टीरॉइड्स भी निकलते हैं, मेलाटोनिन निकलता है, आपको इस सारी चीज़ें निकलती हैं, दैट मेक्स योर ब्रेन हेल्थी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, डिहाइड्रेट ना होने दें, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। जी, पानी बहुत अच्छा आपके लिए। आपने खुद का ब्रेन के अंदर भी, हमारी बॉडी में भी मोर देन 70% जो है वो पानी होता है। बिल्कुल। और नंबर 3, यू नो, पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे ना कि यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। तो मैंने अब यहाँ से निकलती नहीं है। नहीं, मैंने अब ये कहना शुरू कर दिया है, अगर यहाँ से कोई चीज़ सुनो तो गुजरने भी क्यों दो, यहीं से निकाल के फेंक दो उसको। वो यहाँ में जाके यहाँ से निकलती। लेकिन डॉक्टर साहब उसे प्रैक्टिस कैसे करना है, शहर बानो वाली बात है। एग्जैक्टली एक सोशल मीडिया जो दिमाग के अंदर चल रहा है। I know, but if you really make yourself spiritually good, you know, if you have got a good trust in Allah, trust in yourself, and you are learning to be happy in life, जितनी ख्वाहिशें कम रखेंगे उतने आप खुश होंगे। सर, अनरियलिस्टिक गोल्स रख लेने से भी होता है जिंदगी में? एब्सोल्युटली। आई थिंक हमारी सबसे बड़ी जो वजह होती है कि देखिए, हर आदमी तो जो एक्टर है वो शाहरुख से कम बनने की कोशिश नहीं करता। सही बात है। और जो वो क्रिकेटर है वो तेंदुलकर से या किसी और बड़े स्टार से आज़म बनना चाहता है, वो बनना चाहता है। तो हमें अपने रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। हमारी हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है। यू शुड हैव हाई गोल्स, बिल्कुल होने चाहिए आपके, लेकिन दे शुड बी रियलिस्टिक। अच्छा सर, जैसे मैंने एक केस देखा कि खातून थी, उन डिमेंशिया उनको हो गया था ओल्ड एज में, वो सब कुछ भूल चुकी थी लेकिन उन बच्चों को नहीं भूली। ये कैसे पॉसिबल? हाँ, मतलब डिमेंशिया जब ग्रो कर रहा होता है ना, तो सबसे पहले अब नाम भूलते हैं, फिर नामों के बाद अब रास्ता भूलना शुरू करते हैं। मतलब कई दफ़ा आप अपने घर की बजाय सातों लगे घर में चले जाते हैं और पिटाई भी हो सकती है आपकी। तो ऐसे केसेस रिपोर्टेड हैं। फिर उसके बाद वो रिश्ते जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, ये अजियतनाक मौका होता है कि आपकी सगी औलाद है, एंड यू नो शी इज सेइंग, आपको अम्मी करके बुला रही है, एंड यू डोंट रिकग्नाइज। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन कि बच्चों में नहीं भूले, बट दैट इज़ एन अर्लियर स्टेज। लेकिन जब डिमेंशिया अपनी इंतहा को पहुंचता है, देन पीपल फॉरगेट एवरीथिंग, यू नो। बल्कि उनको खाना भी भूल जाते हैं, उनको टॉयलेट जाना भी भूल जाते हैं। तो दैट इज बच्चों के लिए हमें कोई एक नुस्खा बता दें कि बच्चों की मेमोरी अच्छी हो, जो हमारी न्यू जनरेशन है। आई थिंक बच्चों के लिए जो है ना, दे शुड, जो टिपिकल हमारा फार्मूला पुराना चला आ रहा है ना कि बादाम खिलाएं और अखरोट खिलाएं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है मेमोरी बेहतर करने से। अच्छा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली कोई रोल नहीं है। इनका वही रोल है जो अच्छी ग़िज़ा का होता है। आप दूध पिलाएं, जो है अखरोट, उसकी शक्ल चूंकि ब्रेन। तो हमारे यहाँ तो लोग पाए खाते हैं जिनके ये गोडे खराब हो ना, कि वो समझते हैं जिस चीज़ को खाओगे उस चीज़ से। हाँ, सही बात। तो बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं कि दे शुड हैव अ गुड मेमोरी, तो दे शुड डू एक्सरसाइज, ताकि उनकी सर्कुलेशन बेहतर हो। सही। देन अगेन एक्सरसाइज यानी फिजिकल वर्क करना चाहिए, मेंटल वर्क करना चाहिए। और देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चर्ड लाइफ होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड लाइफ का मतलब है एक वक्त पे उठें, एक वक्त पे खाना खाएं, एक वक्त पे काम करें। यू नो, यू शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, तो यू विल बी वेरी हेल्दी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बड़ी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रही, बड़े अच्छे टिप्स आपने बताए, और आई एम श्योर कि हमारे नाजरीन को भी काफ़ी फ़ायदा होगा इस सेगमेंट के बाद कि जी आप किस तरह से अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं, और अपनी मेमोरी किस तरह से आप शार्प कर सकते हैं। नाजरीन, एक और टैलेंट का जिक्र करते हैं जी, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। हमारे अगले मेहमान ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने बैंकॉक में होने वाली फाइट में बरतानवी बॉक्सर को धूल चटा दी। 19 साला पाकिस्तानी बॉक्सर ने 4 राउंड पर मुश्तमिल फाइट में 35 साला बरतानवी बॉक्सर क्रिस वोंग को शिकस्त से 2-4 किया। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास जेडी। आपको वेलकम करते हैं अली अब्बास। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने साबित किया
कि कामयाबी जो है वो अगर इंसान मेहनत करे, कामयाब होना चाहे तो वो कामयाब हो सकता है। और शहरबानो साहब ये भी साबित किया कि कम उम्र तरी नहीं है, और वो बात हम लोग अक्सर बोलते हैं बड़ी उम्र के लोगों से मुकाबला कर जस्ट अ नंबर, ये इन्होंने ये वो भी साबित कर दिया जी। 19 साल इनकी उम्र है और इन्होंने जिनको हराया जी वो 35 साल बरतानवी बॉक्सर क्रिस वॉन को पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं है जी, किसी से कम नहीं है जी। और एक और बात जो बड़ी यहाँ पर, अब बल्कि हम तो हमेशा की तरह ये जिक्र करते रहते हैं कि पाकिस्तान और जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उनमें आजकल जिस तरह से कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं शहरबानो, आजकल जिस तरह से हम लोग अपने, मुझे लगता है कि सारी इंपॉर्टेंस जो है ना इनको देनी चाहिए, है ना? क्या समझते हैं? बिल्कुल मिलनी चाहिए इंपॉर्टेंस। और बड़ा दुख होता है जब इस तरह के लोग जो यंग टैलेंट हैं, जो अपने दम पर जाते हैं, बैरून मुल्क कम्पीट करते हैं और वो मेडल भी लेकर आते हैं, और फिर जब वो ये बोलते हैं कि जी हुकूमती सतह पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया और वो उनको कहते हैं कि फेवर नहीं मिली या उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट को दी जाती है। हमारे साथ अजीम जैसे कल भी एक प्लेयर मौजूद थे, उनकी जानिब से जब कहना था कि सबसे ज़्यादा दुख मुझे उस वक्त होता है, मोराल उस वक्त डाउन होता है कि जब आप डिफरेंट स्पॉन्सर्स को ढूंढते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की, और वो आपको इनकार कर देते हैं कि हम आपको आप पर हम पैसा नहीं लगाना चाहते। तो हुकूमत की जानिब से ये इकदामात होने चाहिए कि लोगों की हेल्प हो। तो हमें ज्वाइन किया है अली अब्बास जेडी ने। अली अब्बास, आपको बहुत मुबारक हो, कामयाबी आपने हासिल की। इस कामयाबी के बारे में बताएं, क्या सोच कर आप रिंग में उतरे थे? जी देखें, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अल्लाह पे बिलीव करता हूँ, मैं बहुत क्लोज हूँ, तो मैं इस वजह पे बहुत अपनी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग करके प्रिपेयर करके आया था। और मतलब ऐसा पाकिस्तान में पहली बार हुआ था कि एक 19 साल बच्चा इंटरनेशनली लड़ रहा है, तो उस तहत मेरे पे बहुत प्रेशर था, लेकिन बस मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ अल्लाह पे और उनके और अली इस पूरे कंपटीशन के बारे में बताइएगा, कैसे आपने तैयारी शुरू की, जब तैयारी की तो वसाइल कितने थे, फिर इसमें पार्टिसिपेट आपने कैसे किया? देखें, मैं एक दिन उठा और ऑब्वियसली मैं एक फ़ाइट ढूंढ रहा था, तो हमारे जो प्रमोटर हैं आबिद बलोच, उन्होंने मुझे एक ऑफ़र भेजी थी जो मुझे थाईलैंड से आई थी। एक लेटर भेजा था जिसमें इनविटेशन लिखा था मेरे नाम का तहत, तो ऑब्वियसली मैंने तो उसी सेकंड एक्सेप्ट कर ली थी। और मुझे कुछ लोगों ने मना भी किया था कि 35 ईयर ओल्ड है, इसकी बॉडी स्ट्रेंथ वगैरह ज़्यादा होगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, लेकिन मैं उस पर रुका नहीं, मैंने बिल्कुल फ़ाइट एग्री किया। बाकी मुश्किलें वैसे तो नहीं आई, लेकिन एक हर बॉक्सर की मुश्किल, हर एथलीट इन पाकिस्तान की मुश्किल यही है कि स्पॉन्सर लैक्स, और उसके अलावा तो मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। अच्छा अली अब्बास, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो ओपोनेंट थे, दूसरे खिलाड़ी थे, वो 35 साल के थे, आपसे तकरीबन दुगनी उम्र से ज़्यादा थे, तो प्रेशर नहीं महसूस हुआ उस वक्त? खौफ नहीं आया कि कहीं ये तो मेरे से बड़ा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मैं हार जाऊँगा? जी देखिए, ऐसी थॉट्स मुझे पहले बचपने में आती थी, लेकिन मैं कंसेक्यूटिवली 5 फाइट्स जीता आया हूँ। प्रोफेशनल में मेरी 6 फाइट्स हैं, तो 5 की 5 में जीता था। तो मेरे दिमाग में बस यही था कि अल्लाह ने मेरे लिए छठी भी विन लिखी है, तो मैं उस तहत इतना कॉन्फिडेंस, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आ गया था। तो अली, आपको लगता है कि ट्रेनिंग ने भी जो है वो इसमें किरदार अदा किया है? कितनी देर आप ट्रेन करते थे, किस तरीके कार से आप ट्रेन करते थे? मैं ट्रेनिंग 2 टाइम्स अ डे करता था, जिसमें 2 घंटे का पर सेशन होता था। एक होता था स्ट्रेंथ और एक होता था बॉक्सिंग। अच्छा अली, हमने सुना है कि आप बचपन से आपको फुटबॉलर बनने का शौक था, ये बॉक्सिंग की तरफ कैसे आए? बस कहानी ऐसी है कि आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स फेल हो जाते हैं क्रिकेट के अलावा, तो फुटबॉल में मैं बहुत अच्छा था और मेरा एक ऐसा टाइम आ गया था कि मैं फुटबॉल में प्रोफेशनल जाऊं, मतलब प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के हिसाब से। तो लेकिन उधर कोई कोई फ्यूचर नहीं था, कोई टीम्स नहीं है पाकिस्तान की, जी स्कोप नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि ऐसे स्पोर्ट का फ़ायदा नहीं है, तो मैंने बॉक्सिंग में इन्वेस्टमेंट डाल दी। तो अली, आप यू आर वेरी यंग और हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इसी तरह से आप बॉक्सिंग के अंदर अपना नाम कमाएं, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। तो जाते जाते हीरो हैं हमारे, बिल्कुल आप कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं मिस्टर इरफान अहमद का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने इन्वेस्ट किया मेरे पे, स्पॉन्सर किया, जिस वजह से आज उनके नाम पे ही मैं फाइट जीता हूँ। वेरी नाइस। और हुकूमत पाकिस्तान से कुछ कहना चाहेंगे आप? बस बच्चों के लिए कि आप ड्रग्स और स्ट्रीट फाइट्स और इन चीज़ों से दूर रहें, और कोई जिम या एज अ फिटनेस वाइज जिम ज्वाइन कर लें किसी भी वे में।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका अली अब्बास, आपने हमें वक्त दिया और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए। जैसा कि पहले भी कहा है कि हमारी कोशिश होती है कि 400 एपिसोड जो हमारी गुजर चुकी हैं उसमें हम अपने हीरोज़ को आपके सामने लेके आते हैं। वो स्पोर्ट्स हीरो भी हो सकते हैं, दीगर हीरो भी हो आज सकते का हैं। एपिसोड तुम्हारा हीरो से भरपूर था, बिल्कुल। तो अपने हीरोज़ की कदर करें, इनसे प्यार करें, इनको थोड़ी तवज्जो चाहिए होती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे इंतहाई अहम सेगमेंट की जानिब। आज 3 मुहर्रमुल हराम है और आज हम गुफ्तगू करेंगे अहले बैत की मदीना से मक्का की जानिब रवानगी पर। हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद फहद अली काज़मी। काज़मी साहब, ओवर टू यू। थैंक्स अ लॉट जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट, और ख़ास तौर पे ये सेगमेंट हम यूथ के लिए कर रहे हैं, मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम, ताकि हमारी यूथ को हमारे जेन्युइन बड़े लोगों का पता चले। बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ एक रिवाज चल निकला है कि हम वेस्ट से इंस्पायर्ड होते हैं, और जितने भी आप बड़े बड़े आजकल के सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, वो कोई कहेगा जी बिल गेट्स ने ये कहा, स्टीव जॉब्स ने ये कहा, तो 2-4 नाम होते हैं। अगर हम अपनी ही तारीख के बड़े लोगों को जानें कि ग्लोबल हिस्ट्री के अंदर उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया है, तो हमें वेस्ट के हीरोज़ की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। वो खुलफाए राशिदीन हो, वो अहले बैत अतहार हों, और आजकल क्योंकि मुहर्रमुल हराम के अयाम हैं तो इमाम अली मकाम हो। इमाम अली मकाम जैसा दूसरा फ़र्द फ़लक की आंख ने नहीं देखा। और हम ये जो हिस्ट्री कवर करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी यूथ पर्सनल एक कनेक्शन इमाम की जर्नी के साथ उसका डेवलप हो सके। अच्छा, आज की बात का आगाज़ करने से पहले मैं आपके सामने ये इम्पोर्टेंट बात रखना चाहूँगा कि खिलाफत राशिदा निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन मॉडल है, और जब खिलाफत राशिदा ख़त्म हुई तो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जो पहली बड़ी अहम कोशिश हुई है वो इमाम अली मकाम का क़याम है। यानी जिस निज़ाम मुस्तफ़ा की हम बात कर रहे हैं, जिस निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज की हम बात कर रहे हैं, उसके रिवाइवल के लिए सबसे बड़ी और अहम कोशिश इमाम अली मकाम की हुई है। यानी अगर आज बैठ के हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बातें करते हैं और इमाम अली मकाम की स्ट्रगल से हम गाफिल हैं, तो हम निज़ाम मुस्तफ़ा में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सही, ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी। आपने पहले प्रिडिक्ट किया था, और फिर फरमाया कि उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत होगी, फिर फरमाया कि जाबिराना मलूकियत होगी, और फिर फरमाया कि मेरे मनहज पर दोबारा खिलाफत कायम होगी। हमारे स्कॉलर्स जब इस हदीस को बयान करते हैं तो मेरे मनहज पे दोबारा खिलाफत का क़याम वो सैयदना मेहदी के ज़रिए ज़हूर पजीर होगा। तो खिलाफत राशिदा के 30 ईयर्स, और इन 30 ईयर्स में जब तक 6 माह हम सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शामिल नहीं करते, तब तक खिलाफत राशिदा कंप्लीट नहीं होती। उर्फ़ आम में खुलफाए राशिदीन खुलफाए अरबा हैं, लेकिन हकीकतन ये 5 हैं। 30 ईयर्स इमाम हसन के साथ पूरे होते हैं। अब जब यजीद मुतमक्किन हुआ इक़्तिदार पर, तो यजीद ने वो जो पहला प्रिंसिपल है इस्लाम का, जो कि जमहूर की राय की अहमियत है, जहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहाँ पर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, सरकार के निज़ाम की बात कर रहे हैं, वो पहला प्रिंसिपल डिफाई हो गया कि एक मलक आ गया और एक सक्सेसर आ गया, और ये हमारा जो इस्लामिक प्रिंसिपल है उसके बरक्स ये मामला था। और उसका जो अपना किरदार भी था वो कोई अच्छे किरदार का मालिक नहीं था। ये हमारे कुतुब तवारीख भरी हुई है कि ही वॉज अ ड्रंकर्ड, हर वक्त वो ड्रिंक करता रहता था, उसके मशागिल थे वो हंटिंग एक्सपीडिशंस पे, पोइट्री, और जो गवर्नेंस के जो डे टू डे अफेयर्स थे उनसे बिल्कुल गाफिल था। तो किरदार भी उसका ऐसा नहीं था। और बाय द वे ये मुस्नद अबी याला एक हमारी हदीस की इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, उसके अंदर ये हदीस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी तौर पे उनके हयात तय्यबा का आखिरी ज़माना था, एक दफ़ा आपने ख्वाब देखा, और ख्वाब से जब बेदार हुए तो आप हालत तैश में थे। लोगों ने जब पूछा कि ये क्या मामला है, तो आपने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आले मिरवान के बंदर मेरे मिंबर को नाउज़ुबिल्लाह पामाल कर रहे हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में हिंट किया था कि मेरी गवर्नेंस के पैटर्न्स को आले मिरवान के लोग चेंज करेंगे, उसको डिफाई करेंगे। ये हदीस का लिटरेचर सही, हदीस की सेहत भी सही है बाय द वे, हसन और सही दर्जे की हदीस है। तो अब इमाम अली मकाम मदीना तैयबा के अंदर मौजूद हैं, यजीद ने इक़्तिदार को संभाल लिया है,
और यजीद का जो गवर्नर है वलीद बिन उतबा उसका नाम है, वो मदीने के अंदर मौजूद है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तलब करता है और वो ये कहता है कि इमाम अली मकाम आप जो हैं यजीद के लिए मेरे साथ आप बैत करें। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यहाँ से जर्नी का आगाज़ हो रहा है, यहाँ से उनकी इस क़याम का, उनके स्ट्रगल का आगाज़ हो रहा है, उनसे जबरन बैत तलब की जा रही है। और इमाम हुसैन वहाँ पर एक तारीख़ी फ़क़रा इरशाद फरमाते हैं जो हर साहिब हुर्रियत के लिए सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैत नहीं करेगा, नहीं करेगा। और ये वो प्रिंसिपल है, दिस इज एन इटर्नल प्रिंसिपल जो फर्जंदे रसूल नवासा रसूल इमाम अली मकाम ने वहां पर लिख दिया, सब्त कर दिया मदीना तैयबा के अंदर कि मेरी तरह का जो भी होगा, जो भी हक के रास्ते पे होगा, वो बातिल के हर इस्तारे को अपने अपने दौर में रिजेक्ट करेगा। बेशक। एंड दैट इज वेयर इमाम हुसैन रोज टू बिकम नॉट अ हीरो ऑफ मुस्लिम्स ओनली, ही बिकेम हीरो इन द ग्लोबल हिस्ट्री। और मैं क्विकली अगर यहाँ पे बात को एक थोड़े और एंगल पे ले जाके वापस हम आए तो नेल्सन मंडेला वो अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के अंदर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर लिखते हैं, आपको पता है कि 27 साल 29 साल तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे, सियाफ आम लोगों के लिए जद्दोजहद करते रहे। कहते हैं कि एक वक्त था कि मैं टूट रहा था, मैं ह्यूमन हूं ना, ह्यूमन, तो मैंने सोचा मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं, मैं डील कर लूं। तो कहा कि उस वक्त मुझे हुसैन इब्न अली, हुसैन ऑफ मुस्लिम्स याद आए। वाह वाह। कि उसके सामने भी यही चॉइसेस थी। he could have also cut a deal, he did not, and I also abstained। हुसैन इब्न अली उनके लिए वो लाइट हाउस बने कि नेल्सन मंडेला वो 27 से 29 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को काट गए और सियाफ आमों को लिबरेट कर गए साउथ अफ्रीका में। तो इमाम हुसैन का ये इन्फ्लुएंस है, मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैत नहीं करेगा। और इमाम अली मकाम ने ये भी कहा वहां पे कि रात के वक्त आपको बुलाया गया था, आपने कहा कि तुम क्या अंधे, और ये मैं जो रिवायात आपके साथ पढ़ूंगे अहले सुन्नत के हमारे सोर्सेज हैं, अलामा जरीर तबरी ने इसको रिकॉर्ड किया, हाफिज इमादुद्दीन कसीर ने इसको रिकॉर्ड किया, इसकी ग्लिम्सेस आपको तारीख़ुल खुलफा में अलामा जलालुद्दीन सयूती से मिलते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हदीस के लिटरेचर में बुखारी मुस्लिम के अंदर भी उनके शवाहिद आपको मिल जाएंगे। तो इमाम अली मकाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अगर तुम मुझसे बैत तलब करते हो तो रात के अंधेरे में बैत तलब करते हो, सुबह के उजाले में आना, जब लोग पब्लिकली मौजूद होंगे, पब्लिकली ये डिमांड रखो। ये भी आपने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि जब भी कोई इतना बड़ा आप मतलब फैसला करना चाहते हैं और आपकी ये डिमांड होती है, तो ये फिर चूहों की तरह बिल में घुस के नेगोशिएशन, सामने दिन के उजाले में आमने सामने बात होनी चाहिए। तो इमाम अली मकाम से ये बैत तलब की गई। और तवारीख में आता है कि यजीद ने एक लेटर लिखा था गवर्नर मदीना को, उसने कहा था कि 3 शख्सों से ख़ास तौर पे सख्ती की जाए, उनसे बैत को तलब किया जाए। अब्दुल्ला इब्न उमर, जनाब उमर फ़ारूक के साहबजादे अजीम साहब रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे और हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम के बेटे, दोनों सहाबी अशरा मुबशरा के, और कितने टावरिंग, उनसे बैत तलब करो, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से जो सहाबी रसूल है, और हुसैन इब्न अली से बैत तलब करो और सख्ती करो इनके ऊपर। तो इमाम हुसैन ने यहाँ पर अब ये फ़ैसला किया कि अब मदीने में क्योंकि मुझसे बैत तलब की जा रही है, टाइम हैज़ कम कि मैं मदीने को छोड़ूंगा। आप मिलिट्री स्ट्रगल के लिए नहीं जा रहे थे, आपका एक स्टैंड था कि मैं इस रजीम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता, मैं इस रजीम को सपोर्ट नहीं कर सकता। मुझसे अगर प्लेज ऑफ एलिजेंस या बैत तलब की जाती है तो मेरा हाथ असल में रिसालत माप को रिप्रेजेंट करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये गलत प्रेसिडेंट क़यामत तक के लिए सेट हो जाएगा कि अगर जालिम हुक्मरान हो, जाबिर हुक्मरान हो तो डील कर लेनी चाहिए। तो आप ये प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते थे। और इमाम हाकिम इस रिवायत को लेके आए सही मुस्तदरक में, फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा हैं, और वो भी सैयदुश शुहदा होगा जो एक जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा होगा, क़याम करेगा। सुभान अल्लाह। तो इमाम अली मकाम से बढ़कर उम्मत ने इस हदीस का किसी को मिस्दाक समझा ही नहीं, और आप सैयदुश शुहदा हैं अलैहिस्सलाम।
अब इमाम आली मकाम ने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने भाइयों को जमा किया और ये 28 रजब ये डेट है। 28 रजब को आपने ये फ़ैसला किया कि आप मदीना तैयबा को छोड़ेंगे। एंड वन कैन इमेजिन कि वो क्या पेनफुल जर्नी होगी जब आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाजिर हुए होंगे, अपनी वालदा माजिदा की तुरबत पे हाजिर हुए खुदाफिज़ किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो वहाँ पे बैरिड थे, तो आपने क्या मतलब वन कैन इमेजिन ह्यूमन एज अ ह्यूमन हम इमोशंस को भी तो साथ साथ ही है ना, जर्नी का पार्ट है। तो आपने मदीना को यूं छोड़ा और आप मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए। मक्कातुल मुकर्रमा में आप शाबान में तशरीफ़ ला चुके थे और शाबान से ज़िलहज तक आपका क़याम मक्कातुल मुकर्रमा में था। और मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर, मदीना के अंदर भी हमें हिस्ट्री के अंदर मिलता है कि सहाबा किराम जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जनाब अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वो आपको रोक रहे थे। जनाब मोहम्मद हनफिया आपके हाफ ब्रदर थे, उन्होंने भी रोका कि आप ना जाएं और इस तरह के मामलात हुए। इमाम अली मकाम स्माइल करते थे, मुस्कुराते थे और कहते थे आपने बड़ी अच्छी नसीहत की और मैं आप जो फरमा रहे हैं मैं समझता हूँ कि आप मेरे लिए खैर खाही की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो अल्लामा जरीर तबरी ने, हमारे अहले सुन्नत के टावरिंग हिस्टोरियंस और मुफस्सिर कुरान, सबसे बड़ी तफसीर के कंपाइलर भी वही हैं, उन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी है जिसको मैं जब पढ़ता हूँ मैं हिल जाता हूँ। आपके ब्रदर इन लॉ और आपके फर्स्ट कज़न जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने भी आपको रोका और कहा कि आप ना जाएं। तो पहली दफ़ा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक स्पिरिचुअल बात की। आजकल लोग जब स्पिरिचुअल बातें होती हैं तो वो नाउज़ बिल्लाह अजीबो गरीब बातें करते हैं। दीन के अंदर फिजिकल एलिमेंट्स भी हैं, दीन में मेटाफिजिकल एलिमेंट्स भी हैं और हमारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जंक्चर्स पे दोनों में नजर आते हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने रोका। एक तो वो फर्स्ट कज़न थे, ब्रदर इन लॉ थे, बीबी सैयदा ज़ैनब के हस्बैंड थे, उन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि अगर आप मुनासिब समझे तो मैं मक्का के गवर्नर से नेगोशिएट करता हूँ कि क्योंकि वो बहुत जेनरस आदमी थे, उनकी दुनियावी तौर पे बहुत हैसियत थी, मालदार थे, सखी थे, उनका एक मकाम था दुनियावी तौर पे भी। तो उन्होंने कहा मैं नेगोशिएट करूँगा कि हम इस मसले से कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इमाम आली मकाम ने उनको कहा, पहली दफ़ा स्पिरिचुअल बात की कि रात को नाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में मिले हैं और कुछ जिम्मेदारियां उन्होंने मुझे लगाई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने मुझे दी हैं। जब तक मैं वो जिम्मेदारी ना निभाऊं आई वोंट बी एबल टू रिटर्न, मैं वापस नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदारियां क्या हैं, वो आपने ख्वाब में क्या देखा? इमाम आली मकाम ने फरमाया वो मेरे और नाना के दरमियान एक राज है, आई एम नॉट अलाउड टू शेयर द डिटेल्स। और ये वो मामला था कि जब इमाम आली मकाम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने मक्का को भी छोड़ने का इरादा किया। और मक्का के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है जहाँ से हम कल का नैरेटिव, कल भी इस पे बात होगी कि कूफा से लोग इमाम आली मकाम को लेटर्स लिख रहे थे कि हम यजीद की बैत नहीं कर रहे, यजीद के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप आएँ और आप हमें लीड करें। तो एक तरह का इमोशनल स्पिरिचुअल ब्लैकमेल भी शुरू है। और कूफा की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि वहाँ पर बज़ाहिर अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं, मगर उसके साथ साथ डिसेप्शन, धोखा, एन वक्त पे साथ ना देना, ये भी उनकी हिस्ट्री रही है। बिल्कुल हज़रत अली उल मुर्तज़ा के साथ भी यही मामला रहा, इमाम हसन के साथ भी ये मामला रहा, तो इमाम हुसैन के साथ भी अल्टीमेटली कुछ मामला इसी तरह का हुआ कि 18 हज़ार उनके चीफ्स ने लेटर्स लिख दिए, कूफा ने लेटर्स लिख दिए और इमाम हुसैन को पुश किया कि आप तशरीफ़ लाएं और आप आके हमें लीड करें। इस मौके पर जब ये सारे मामलात हैं, ये मामला बज़ाहिर पॉलिटिकल लगता है, हकीकत में स्पिरिचुअल मिस्टिकल मामला है, मगर ऑन द फेस ऑफ इट ये पॉलिटिकल है। तो इमाम आली मकाम ने अपने फर्स्ट कज़न हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को अपना एम्बेसडर बनाया और एम्बेसडर बनाकर उनको कूफा भेजा कि वो इन क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो अपनी एक्सप्रेशन ऑफ लव को शेयर कर रहे हैं। कल हम जनाब मुस्लिम इब्न अकील के साथ वहाँ पे क्या मामलात हुए और उन्होंने जामे शहादत नोश की और वो करबला का आगाज़ हुआ, पहली कुर्बानी कल हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और सफ़ीर हुसैन जी बिल्कुल, उनको शहीद किया गया। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।